हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 1830 से 1848 के पीरियड तक को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस। ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स: ग्रीक्स, वेस्ट यूरोपियंस, आर्टिस्ट, पोइट्स। इसकी वजह से पूरी यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ और वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ग्रीक वॉर के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसका नाम था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या था? अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रिलेशंस। इट इंट्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, म्यूजिक एंड लव। इन सब ने यूरोप में नेशनलिज्म में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल, रशिया में एक लैंग्वेज है पॉलिश, जिसको यूज़ किया गया, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। अब हम बात करते हैं यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। 1830 से 1848 से लेकर द ईयर ऑफ 1830 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। साथ ही साथ रूरल एरियाज़ के लोगों ने अर्बन एरियाज़ में मूव करना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक हार्डशिप के कॉजेज़ क्या क्या थे। सबसे पहला है हमारा इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों आई? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, और लोग गांव से शहर की तरफ जाने लगे थे। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या हो गया था, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंक्रीज़ इन पॉवर्टी, और इन सब सारी वजहों से गरीबी भी बहुत ज़्यादा हो गई। इंक्रीज़ इन फूड प्राइसेस ड्यू टू क्रॉप फेल्योर, और उस टाइम पे और बुरा तब हुआ जब क्रॉप फेल्योर हो गई और फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आने लगी। कैसे? क्योंकि जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी वजह से अब लोग, चूँकि फूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, है ना। इन सब कारणों से इकोनॉमिक हार्डशिप हुई। इन सब रीजंस की वजह से लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली यूरोपियन गवर्नमेंट ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया। डिसीजन मेड बाय न्यू गवर्नमेंट: वोटिंग राइट्स टू 21+ men, right to work to all, national workers were set up, national workshops were set up to create employment. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। अगर हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन के बारे में बात करें तो 1848 में यूरोपियन गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि जर्मनी को यूनिफाई करे, लेकिन इस टाइम वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम जर्मन एम्पायर पर किंग विलियम IV और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जर्मनी की को यूनिफाई करके रहेंगे। अब उस टाइम रशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क था। ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी में नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। 3 wars वर फॉट बिटवीन 1864 एंड 1870। न्यू जर्मन एम्पायर वाज फॉर्म्ड विच वाज बेस्ड ऑन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। फिर एटलीस्ट जर्मनी यूनिफाइड हो गया। फिर नया जर्मन एम्पायर बनाया गया जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम पर बेस्ड था। जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये था जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में। अब अगर हम जर्मनी की यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बात करें तो इटली एक स्कैटर्ड एम्पायर था जो टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ 1 स्टेट यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर था। इटली की यूनिफिकेशन के लिए हम 3 लोगों के काम की स्टडी करेंगे। वो है जोसेफ मैज़नी, जोसेफ गैरिबल्डी, कैवर। सबसे पहले बात करते हैं जोसेफ मैज़नी की। जोसेफ मैज़नी रिपब्लिकन पार्टी के हेड थे, जिनकी एक सेक्रेट सोसाइटी भी थी जिसका नाम था यंग इटली, जो एजुकेशन के थ्रू इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। अब हम बात करेंगे जोसेफ गैरिबल्डी की। जोसेफ गैरिबल्डी के बारे में, जोसेफ गैरिबल्डी हीरो ऑफ रेड शर्ट कहलाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इटालियन पीजेंट का सपोर्ट जीता था। स्पेनिश रूलर के साथ जब वॉर हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर आते हैं कैवर पे। ये ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी थे ना ही कोई डेमोक्रेट थे, फिर भी इनको द रियल मेकर ऑफ इटली कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक वेज से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध में विजय पाई थी। इन दिनों की हार्डवर्क से फाइनली इटली यूनिफाइड हो गया। विक्टर इमैनुअल II यानी विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, क्योंकि विक्टर इमैनुअल II थे
जो थे वो बहुत ही नोबल थे। उनको 12 ईयर का एक्सपीरियंस था क्योंकि वो सर्डिनिया के किंग रह चुके थे और कुछ ही साल बाद उनको फादर ऑफ द फादरलैंड का टाइटल दिया गया था। ये थी इटली की यूनिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लिश कम्युनिटी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू एम्पायर। एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया जिसके अंदर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। कुछ साल बाद आयरलैंड भी ऐड कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश एक नया नेशन फॉर्म हुआ। नए नेशन की फॉर्मेशन के बाद नेशनल एंथम लिखी गई और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और साथ ही साथ ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग भी फॉर्म हुआ। तो ये थी जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड imperialism. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.